प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का हमारा मुद्दा है योगी ने लगाया बुजुर्गों पर दांव। बाईस के चुनाव में यही वृद्ध हैं जो उन्हें बढ़त दिलाएंगे। दरअसल पेंशन यहाँ पर जितनी मिलती थी, योगी जी ने उस पेंशन की राशि दोगुनी कर दी है। और दोगुनी के साथ साथ में 40% वृद्धावस्था पेंशन के नए पात्रों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये जो 40% नए लोगों को जोड़ा गया है, पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ में लॉकडाउन के समय 2 पेंशन एक साथ में दी गई है, 1000 रुपए एक साथ दिए गए। तो क्या ये लोग एज दिलाएंगे योगी सरकार को 2022 के चुनाव में? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मूलचंद निरंजन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका। जावेद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जावेद साहब आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शशांक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शशिकांत पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे मूलचंद निरंजन जी का। निरंजन जी, अक्सर जो वृद्ध लोग हैं उनको अपने का सहारा होता है, लेकिन योगी जी ने उनकी पेंशन बढ़ा करके और पात्र लोगों की संख्या बढ़ा करके एक बड़ा काम किया है। क्या लगता है कि ये 2022 के चुनाव में आपको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के में जब से योगी जी की सरकार बनी है, चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सब पर सरकार गंभीर है। और जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि वृद्धा अवस्था पेंशन बढ़ाई है, वृद्धा पेंशन ही नहीं बढ़ाई है, सभी पेंशन बढ़ाई है, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। दूसरा, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विगत सरकारों में पेंशन का एक टारगेट मिलता था जिलों में कि इतने लोगों की पेंशन, नए लोगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। जिलों जिलों में टारगेट जाता था कि 100 लोग, 200 लोग, इतने लोगों की पेंशन। लेकिन योगी जी सरकार ने पेंशन के जो भी पात्र व्यक्ति हैं, योगी जी ने कहा है कि जो पात्र हैं उन सबको हम पेंशन देंगे। तो हर क्षेत्र में योगी जी की सरकार मैं समझता हूँ विकास के लिए भी समर्पित है, कानून व्यवस्था भी प्रदेश की अच्छी हो इसके लिए समर्पित है। और चाहे वृद्ध हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सबको योजनाओं का लाभ मिले, अधिकतम मिले, इसके लिए योगी जी सरकार प्रथम दिन से ही संकल्पित है। जैसा आपको पता है कि किसानों के लिए जैसे ही सरकार बनी थी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्ज माफ की जो है का निर्णय लिया गया था, और 1 लाख तक के सभी के किसानों के कर्ज माफ भी किए गए। चलिए, शशांक यादव जी 14 करोड़ करीब 14 करोड़ 69 लाख 14 लाख 69 हजार नए पात्रों को जोड़ा गया है पेंशन से। बुजुर्गों को
लुभाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है कि ये बुजुर्ग काफी सहायक होंगे 2022 के चुनाव में? अब कोई भी सरकार होती है तो वो किसी भी जन कल्याणकारी योजना को जो लाती है तो उसके पीछे मंशा तो वोट की होती ही है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा बुजुर्गों को मिला है, अभी और बहुत काम करने की इस क्षेत्र में जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है अभी उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट उसमें आनी बाकी है। और आपने भी दिखाया और प्रिंट मीडिया में भी लगातार आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या कुपोषण का शिकार है और बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग आश्रय विहीन है। जो निराश्रित बुजुर्ग है उनके लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से कुछ जुड़ा भी हुआ हूं, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कई कई जनपद ऐसे हैं जहां पर निराश्रित महिलाओं को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की तमाम समाज कल्याण से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सरकार ने बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया है, ये अच्छी बात है। और वोट की अगर उनकी मंशा है तो कोई भी सरकार होती है वोट की मंशा वो रखती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम विपक्ष के नाते तो सीधे सीधे कहेंगे कि यहाँ पर बुजुर्गों का कल्याण कम है और वोट की राजनीति ज्यादा है। क्योंकि अगर करना होता तो बुजुर्गों के आश्रय स्थल पर पहले ध्यान होता। बुजुर्गों के लिए अस्पताल में अलग से प्रायोरिटी के आधार पर काम करने की चीज होनी चाहिए थी। क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने हमारे समाज को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आज की तारीख में समाज को उनको रुपए करने की जरूरत है, उनको वापसी करने की जरूरत है। तो खाली पेंशन से प्रचार ना करें, बुजुर्गों के लिए जो और अभी बहुत से काम करने बाकी हैं उनको करना चाहिए। जावेद अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया। जावेद साहब, आपको आवाज मिल रही है? जावेद अहमद साहब, आप क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है जावेद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। निरंजन जी, आपने सुना शशांक जी कह रहे हैं कि जी जावेद जी आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी आवाज आ रही है। देखिए प्रदीप जी, 4 साल तक तो सरकार सोती रही। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची। छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी होती रही। 4 साल तक बुजुर्गों की याद नहीं आई उत्तर प्रदेश की सरकार को। वो अपने संकल्प पत्र पर भी खरी नहीं उतरी। जो उसने संकल्प पत्र अपना जनता के सामने चुनाव के पूर्व प्रस्तुत किया था उस पर भी कोई काम नहीं। ये तो दूसरे के काम का नाम बदलकर ये तो फीता काटती रही है सरकार। कहाँ है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? हाथरस का कांड देख लीजिए, किस तरीके से सीबीआई ने तमाचा मारा है। पूरी प्रदेश की सरकार और हाथरस का जिला प्रशासन उसको शुरुआत में काल्पनिक फिर ऑनर किलिंग बताता रहा। हम जब आपसे बात कर रहे हैं आप दूसरी चीजें गिना रहे हैं। हम सवाल आपसे ये पूछा की चीजें बुजुर्गों 40% बुजुर्गों की संख्या बढ़ा दी पेंशन में, आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल पेंशन में उन्होंने अगर बढ़ा दी है तो ये चुनावी साल है, चली चला की बेला का साल है। इसमें आप अपने वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए जो 4 साल क्रूरता के साथ सरकार चलाई गई है, अब आपको वोट बैंक की चिंता है। कभी आप युवक मंगल दल को बुलाते हो, 4 साल युवक मंगल दल कहाँ थे? उनकी तब 4 साल याद नहीं आई किसी को सरकार की। जब गांव गांव में किसान आंदोलन फैलने लगा, सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, तब युवक मंगल दल की याद आ गई। अब वोट बैंक, वोट को लुभाने के लिए पेंशन की बात आ गई। ठीक है, अच्छा काम किया, बुजुर्गों को इससे ज्यादा मिलना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। अभी जैसा हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथी ने बताया कि बुजुर्गों के लिए अस्पताल में कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए, वृद्धाश्रम बनने चाहिए। समाज की स्थिति क्या है कि आप केवल नफरत का एजेंडा लेके चलेंगे। अब आप धर्म स्थल विधेयक ले आएंगे, अब इसके बाद आप जो है कह रहे हैं कि हमने दोगुनी कर दी, जो भी पात्र हैं उनको हम देंगे। यहाँ समाज कल्याण विभाग में निचले स्तर पर क्या भ्रष्टाचार है, इस पर भी कभी कोई गौर करेगा कि किस तरीके से वहां पर बुजुर्ग और वृद्ध महिलाएं, किस तरीके से विधवा महिलाएं वहां घूमती हैं और दलाल
दलालों के बिना काम नहीं होता, अधिकारी बिना घूस लिए उनको पात्र नहीं बनाता, अपात्र घोषित कर देता है। पहले इस पर सरकार फोकस करे, उसके बाद जो है वो लुभाने का काम करे। ठीक है जावेद साहब। मूलचंद जी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने तो अच्छा काम किया क्योंकि आपने 14,069 लोगों को, इसमें नए लोगों को जोड़ा। लेकिन सवाल ये उठा कि विपक्ष कह रहा है कि जो बुजुर्ग के घर है, आश्रम स्थल है, पहले तो इनको ठीक किया जाना चाहिए ना, और समाज कल्याण विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं पहले उनको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार, जैसा भी शशांक जी कह रहे थे कि बुजुर्गों को केवल पेंशन बढ़ा दी है, उतने से काम चलने वाला नहीं है, इनको जानकारी होना चाहिए। मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा आश्रय स्थल भी होना चाहिए, तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कोई भी जनपद ऐसा नहीं होगा, जनपद स्तर पर तो छोड़िए, जो तहसील प्लेसेज हैं वहां तक भी लोगों के लिए आश्रय स्थल योगी जी सरकार ने जिलों जिलों में बनवाए हैं, और वहां ऐसे लोग हैं जिनको आश्रय की आवश्यकता है, वहां उनको आश्रय भी मिल रहा है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योगी जी ने ये काम अभी चुनावी वर्ष में नहीं किया है, पिछले वर्ष ही योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जो जिनके पास है, चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हों, चाहे विधवा पेंशन, चाहे किसान पेंशन वाले, सबको छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि ये बात निरंजन जी सही कर रहे हैं कि उन्होंने चुनावी वर्ष में नहीं किया है, वो लगातार पात्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और यही कारण है कि 40% तक ये पात्रों की संख्या बढ़ चुकी है। क्या इसका चुनावी लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मंटोरा परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिटनेस हेल्थ ऑयल बढ़ाए रिश्तों में। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे निरंजन जी का। मूलचंद निरंजन जी, आपने ये बात ठीक कही कि कोई चुनावी साल में इतने लोगों को नहीं, जो 40% लोगों को नहीं जोड़ा है, शुरुआत से ही ये मुहिम शुरू की गई थी। तो क्या लगता है कि इससे दो फायदे होंगे? एक तरफ तो बुजुर्गों को सहायता मिलेगी और दूसरी तरफ ये आपके वोट बैंक में भी तब्दील होंगे, क्योंकि बुजुर्ग घर में लोगों को समझाते भी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार, जैसा अभी हमारे शशांक जी कह रहे थे, जादौन जी कह रहे थे कि केवल पेंशन से काम नहीं चलने वाला है, लोगों को घर मिलना चाहिए, आश्रय स्थल मिलना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 की जो आवास की पात्रता सूची थी, योगी सरकार ने पिछले वर्ष ही उनको संतृप्त करके और जो नई पात्रता की सूचियां हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार की हैं, उन सूचियों के आधार पर एक एक गांव में आवास मिलना लोगों को प्रारंभ हो गया, आवास बनना प्रारंभ हो गए। सरकार का ये लक्ष्य है कि गांव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर का कोई भी गरीब व्यक्ति हो जो कच्चे घर में रह रहा, टूटे फूटे घर में रह रहा, और उसका पक्का अपना आवास हो। और मैं समझता हूँ कि आज नगरों के अंदर नहीं निरंजन जी ये बात तो ठीक है। निरंजन जी ये बात ठीक है आपकी कि आप कह रहे हैं कि सबके पक्के मकान हो, लेकिन ये वादा तो पिछले ही चुनाव में किया गया था ना, और ये कहा गया था कि 2022 तक सारे लोगों को पक्के मकान मिल जाएंगे। और पिछली बार भी आपने कहा था कि 12 लाख मकान बनके तैयार हैं, खाली लोगों को हैंडओवर करना है। 2022 तक सरकार ने कहा था, 2022 तक एक भी व्यक्ति कोई प्रदेश के अंदर बिना मकान का शेष नहीं रहेगा, सारे लोगों को पक्के आवास होंगे। ये सरकार का संकल्प है और लक्ष्य, और ये पूरा होगा। मैं कह रहा हूँ 2022 नहीं, 2021 में ही ये पूरा होगा। कोई भी व्यक्ति बिना आवास का नहीं रहेगा। ये योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये टारगेट है। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। शशिकांत जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है प्रदीप जी। शशिकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार ने करीब 14,69,000 लोगों को पेंशन में और जोड़ दिया है। तो क्या ये 14,69,000 जो वृद्ध हैं वो एक बड़े वोट बैंक का काम करेंगे, माहौल बनाने का काम करेंगे? देखिए प्रदीप जी, जहां तक नए लोगों को पेंशन स्कीम में जोड़ने की बात है, तो यह सरकार का दायित्व होता है एक वेलफेयर स्टेट में कि वो खास तौर से जो समाज का जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसके वेलफेयर के लिए काम करे। तो इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये देर से उठाया गया सही कदम है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेषकर, मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह की कई स्कीम जो है, जैसे कि कोविड के पीरियड में अगर आपको याद हो कि अप्रैल में भी इन्होंने उनको एडवांस में जो उनके वृद्धावस्था पेंशन थी वो रिलीज किया था। इसके अलावा भी कुछ उनकी योजनाएं जो थी वो वृद्धों को केंद्र में रखते हुए, जैसे कि जो लोग अपने बच्चों के द्वारा जो बेदखल कर दिए जाते थे, उस पर भी बड़ा सख्ती से वो कानून ले आए थे। तो कुछ उन्होंने पहले भी सीरीज ऑफ मेजर्स लिए हैं वेलफेयर के, वृद्ध लोगों को के हितों को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मुझे लगता है कि यह अप्रिशिएबल स्टेप है। ऑफ कोर्स जब सरकार जनता के हित में काम करेगी तो जनता जो है उसे अप्रिशिएट करेगी और वो उसको चुनाव में भी उसका लाभ मिलेगा। प्रश्न यह उठता है कि इस तरह की तमाम घोषणाएं सरकारों के द्वारा की जाती हैं, उसका लाभ जब उसका जनता तक वो कितना पहुंच पाता है, यह अपने आप में एक हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। और इस संदर्भ में भी बिल्कुल ठीक है, ये बात बड़ी बात है कि योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं,
लेकिन लाभ कितने तक पहुंच पाएगा ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। शशांक जी, आपके पास मौका था, पिछले 5 साल आपके पास सरकार थी, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। लाख समाजवादी पेंशन दी थी जो बंद की गई सरकार महिलाओं को, लास्ट में हम दे रहे थे। हम ही ने विधवा और विकलांग पेंशन के कैंप लगा के उनको पूरा किया। और जो मैं इस चीज में बहस में ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन किताब कानून व्यवस्था खराब है या किसान आंदोलन, लेकिन मैं तथ्यों की 2 बात आपको बताना चाह रहा हूँ। 1 महीने के अंदर 100 रुपए गैस के ऊपर बढ़े। आज हमारे लखीमपुर खीरी में ही और दूसरे जनपदों में भी धान की जो खरीद हुई है उसमें किसानों के फर्जी खाते खुले और पेमेंट हुआ, पेमेंट होके निकल गया। सैकड़ों किसान जब उनके पास एसएमएस बैंकों के पहुंचे हैं तब उन्हें पता लगा है इस तरह का। शशांक जी, बात अभी हम वृद्धावस्था पेंशन पर कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट के पास पूरी सूचना होती है, गवर्नमेंट जान रही है कि जनता कहां पर नाराज है, तो ये एक सौंप उन्होंने दिया है जो भी थोड़े दिन बाद देते हैं, वो 1-8 महीने पहले कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 14 लाख को जोड़कर भी 50-55 लाख ये लाभार्थी हो रहे हैं। 1000 रुपए की बात करी और अभी हमारे माननीय भाजपा के विधायक जी बोल रहे थे कि आश्रय स्थल तैयार है। मैं तो तत्व की बात करता हूं, मैं लंबी चौड़ी बहस नहीं करता। लखीमपुर खीरी में जो वृद्धाश्रम बनाया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी कैपेसिटी केवल 101 लोगों की है। आप मेरे को बताओ, 44 लाख की आबादी है जिला खीरी की, और नहीं शशांक जी, आप मुझे ये बता दीजिए, आपके समय में जो पेंशन दी गई थी उसमें घोटाले भी बहुत हुए। सीतापुर का घोटाला आपको याद होगा कि अपात्र लोगों को पेंशन दी जा रही थी। धान की सब्सिडी में जो लूट हो रही है उसके घोटाले पर फर्जी खाते खुल के पूरी चीज हुई जा रही है और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। और केवल एक जिले की बात नहीं, ये पूरा रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में चला है, जो अभी पता नहीं कैसे मीडिया की नजर से बचा हुआ है और कैसे सरकार की नजर से बचा हुआ है। केवल एसडीएम को जांच दे दी गई है, सैकड़ों किसानों के खाते में पैसे आए भी और पैसे निकल। सोसाइटीज में धान की खरीद में ये हुआ, ये रिजेंटमेंट सरकार को मालूम है। तो चाहे वो बताइए भाई कि वृद्धावस्था दिया गया, विकलांग पेंशन दी गई, जो चीज अच्छी है वो अच्छी कहलाती है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि इन्होंने जो टाइमिंग चुनी है वो टाइमिंग इस बात के लिए है कि जो रिजेंटमेंट है उसको ठंडा करने का एक मौका मिलेगा। मूलचंद निरंजन जी, आप आरोप लगाते हैं कि सीतापुर का ये वृद्धावस्था पेंशन घोटाला हुआ, शशांक जी आरोप लगा रहे हैं कि धान खरीद में घोटाला हुआ, तो ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये शशांक जी जो कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, इनकी सरकार में इन्होंने कुछ किया नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं आप पहले भी बताया और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये योगी सरकार ही ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने पेंशन का कोई लाभ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र हो सबको पेंशन देंगे, जो जिसका पात्र है उसको पेंशन मिले, समय से मिले। पेंशन राशि भी बढ़ाई है, साथ साथ आपको पता है उसके पहले ये सरकार में रहे 2011 की जो आवासों की सूचियां थी पात्रता की, वो इनकी आवाज इनकी सरकार में इनके समय क्यों नहीं उनको पूरा किया गया? विगत वर्ष योगी सरकार ने उसका टारगेट पूरा करके उनको पूर्ण रूप से संतृप्त करके नए लोगों को, गरीबों को आवास देने का काम प्रारंभ किया है। ये तो कहीं इनकी सरकार में ये बार बार इधर उधर भटकते हैं। किसानों की वो दुर्दशा थी, ये किसानों की बात कर रहे हैं। लोग लाइन लगाते थे खाद के लिए, लाठी डंडे खाते थे, लोगों को खाद नहीं मिलती थी, लोगों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ती थी। कानून व्यवस्था के नाम पर ये जो है पूरे प्रशासन का उपयोग प्लॉट और मकान कब्जे करवाने में करते थे। इनके पास कुछ है नहीं, मुद्दों से इधर उधर भटक रहे हैं। योगी जी सरकार ने इन 3.5 सालों के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को, किसानों को जो योजना दी है, जन कल्याणकारी योजना दी है, और एक एक पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है, हर योजना का सीधा उसके खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर हो रहा। इनके पास कुछ है नहीं, तो इधर उधर भटकते हैं।
ठीक है जावेद जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि अब चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से जा रहा है, तो अब घोटाले के चांसेस और उम्मीदें कम हो जाती हैं, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, घोटाला तो पहले ही हो जाता है, अपात्र पात्र बन जाता है, तो वो ऐसे तो नहीं बन जाता है बिना दबाव के, बिना घूस के। अपात्र को जब आप पात्र बना देंगे, क्या हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास का, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का, या शौचालय निर्माण में किस तरीके से लंबा घोटाला हुआ। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हमने आश्रय स्थल बना दिए और सबको आवास हम दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? विधायक जी लखनऊ में भी रहते हैं समय समय पर, ये जरा हनुमान सेतु पे देख ले कि कितने लोग उसमें पेंशनधारी हैं और कितने को आवास मिल गए। जरा मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाके में चले जाएं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, चारबाग बस अड्डे के अगल बगल 2 आश्रय स्थल हैं जिसको नगर निगम संचालित करता है। देखिए वहां पर किनका कब्जा है। क्या वहां पर इस छिटती हुई ठंड में लोगों को आश्रय मिल पा रहा है? बुजुर्गों को, वृद्धों को या दूसरों को नहीं मिल पा रहा है। ये जो स्थितियां हैं कि 2 गाल रख हमें बात करनी है, उससे काम नहीं चलता। जमीन पर क्या है, यथार्थ का धरातल क्या है, इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसको जब तक नहीं समझेंगे, आप कितनी घोषणाएं करते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि 4 साल का जो शासन काल था वो बहुत बदनीयती भरा था, बहुत क्रूरता के साथ शासन किया गया, लोगों के अधिकार छीने गए। नौकरियों को देख लीजिए किस तरीके से लटकाया और भटकाया गया, किस तरीके से। ये तो बात है, ठीक है जावेद जी, ये तो बात वो हो गई, ये तो हर बार आप लोग यही बात कहते हैं। निरंजन जी आएंगे जावेद जी आपके पास दोबारा से। मूलचंद जी, सवाल ये है कि आपने वृद्धावस्था पेंशन तो बढ़ा दी, अब इसकी जांच कौन करेगा कि ये जो 40% बढ़ाए हैं ये सारे लोग पात्र हैं या अपात्र भी हैं? क्योंकि पिछली सरकार में तमाम अपात्र इसमें जुड़ गए थे और उनको बाद में निकालना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार किसी भी लाभार्थी को लाभ देने के पूर्व ही एक पात्रता की जांच करा के ही इनको जो है योजना का लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो पेंशनर हो चाहे आवास के। उनको ये भी पता नहीं है, विधायक जी को अभी कह रहे थे कि लोग पड़े हुए हैं, तो फुटपाथ पर पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास भी अपनी जगह है, स्वयं की उसका आवास नहीं है, तो एक व्यक्ति को जिसने सीधा ऑनलाइन, सरकार ने कर दिया ऑनलाइन आप अप्लाई, जो ऑनलाइन करेगा, जो पहले करेगा वो पहले पाएगा। एक व्यक्ति को घर भी नहीं है, का पात्र हो सकता है। ये भी संभव हो कि कोई व्यक्ति जिसके पास कोई रहने की जगह ही ना हो, तो अगले ठीक है, ठीक है, एक स्तर पर चाहे पात्रता पेंशनर्स की हो चाहे आवास की पात्रता हो, एक पात्रता सूची की हर जिले में हर जगह जांच होकर उनको पात्रता का लाभ दिया जा रहा है। ये इनको मुझे लगता है वो पता नहीं कि अपने जिले में जानकारी। ठीक है मूलचंद जी, शशिकांत जी का रुख करते हैं। शशिकांत जी, क्या लगता है कि जब से ये टेक्नोलॉजी सामने आई है, डीपीटी के माध्यम से लोगों को पैसा दिया जा रहा है, क्या इसमें भी कोई धांधली हो सकती है? क्या आपने अब तक देखा है? क्या जहाँ तक डीबीटी के माध्यम से, ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सरकार के द्वारा ये योजनाएं शुरू की गई हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है, प्रभावी कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि तू डाल मैं पात, तो हम कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स निकाल लेते हैं और उसका लाभ उठाने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जो पेंशन की जो स्कीम है, इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपकी आमदनी एक नियत है, फिक्स है कि 46,080 रुपये हो, शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये हो, ये होनी चाहिए। अब यहीं पर जो है वो क्या होता है कि आपने अपनी आमदनी को आप मैनिपुलेट कर लेते हैं और मैनिपुलेट करके आपने अपना नाम लिस्ट में रजिस्टर करा दिया। जब आप गलत नाम की एंट्री हो गई तो उसके बाद अब जब हम कहें कि वो बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सही वो
पात्र है या कुपात्र है जिसको बेनिफिट जा रहा है। तो डीबीटी स्कीम के में आने से पहले की जो प्रक्रिया है, सही लाभार्थी का चयन, वहां पर जो है वो पहले भी ये गड़बड़ियां होती रही थी और डीबीटी स्कीम के तहत भी जो है भी गलत नामों का चयन होना, जो रसूखदार है, जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको उसमें शामिल करना, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है। अदरवाइज डायरेक्टली डीबीटी के तहत धन का निश्चित रूप से इसमें बिचौलियों शशिकांत जी जल्दी से, शशिकांत जी जल्दी से आखिरी कमेंट भी दे दीजिए कि क्या इससे चुनावी लाभ मिलेगा, ये संख्या बढ़ने से, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ने से? चुनावी लाभ और हानि तो हमारे मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक चुनाव में जो कोई फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ये कह दें कि इमीडिएटली इससे जो है कोई बहुत बड़ा सरकार को लाभ मिल जाएगा तो यह कहना जल्दीबाजी होगी। हाँ, अगर इस तरह के सीरीज ऑफ वेलफेयर मेजर्स अगर सरकार उठाती है तो उसका ऑफकोर्स जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो चुनाव में लाभ मिल सकता है। शशांक यादव जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या लगता है कि ये पात्र बढ़ने से क्या सरकार को फायदा मिलेगा? 14,69,000 लोगों को बढ़ाया है इसमें। बुजुर्ग को 12,000 रुपए साल में आप देंगे उसके, और उसके 9 लाख पिछड़ा वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति और जो उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति थी, ये सरकार नहीं दे पाई है। जो हजारों में क्या, जो 50,000 और 1 लाख रुपए तक की जो फीस हुआ करती थी, तो जरा सा कल्पना कर लीजिए कि जिस बुजुर्ग को एक बार पेंशन मिल जाएगी लेकिन उसके पोते को फीस जमा नहीं हो पाई होगी तो उसकी क्या कल्पना होगी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार के ये इतने ज्यादा गलत काम हो चुके हैं कि अपने बोझ से खुद दब रही है, तो इसलिए ये प्रचार के लिए इस तरह के कार्यक्रम ढूंढ रही है। कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। जावेद साहब, आपका फाइनल कमेंट। रोज पर गुजारा करने के लिए विवश करने वाली सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के निजी प्रचार पर 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकारी खजाने से खर्च हो रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये जो मापदंड है, ये नहीं चल पाएगा। इसका कोई भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। निरंजन जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, सबका साथ सबका विकास को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे लोगों को आवास का मामला हो, चाहे घर घर में शौचालय का मामला हो, चाहे लोगों को स्वास्थ्य की चिंता हो, ये काम यदि कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, और मैं नहीं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, जो अच्छा करेगा उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। उसका उदाहरण आपको मैं समझता हूँ कि माननीय देश के अंदर मोदी जी की सरकार से हमारे सामने है प्रत्यक्ष में, जहाँ 2014 में जो बहुमत मिला था देश की जनता ने 2019 में और उससे अधिक बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को समर्थन दिया था। इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार भी जो काम कर रही है, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे गरीबों के हित की बात हो। कोरोना के समय लोगों को 2-2 बार महीने में निःशुल्क राशन मिला है। तो प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के द्वारा, बसों के द्वारा उनको घर वापसी की गई, साथ उनको खाद्य सामग्री दी गई। ठीक है, ठीक है निरंजन जी, समय नहीं था हमारे पास, बहुत शुक्रिया। सरकार ने दी है, तो निश्चित रूप से बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के जो सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जनता। ठीक है मूलचंद जी, ठीक है मूलचंद जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने एक और जहां बुजुर्गों पर ध्यान केंद्रित किया है जिससे कि उनकी आय बढ़ सके, और उनकी आय अगर बढ़ी है तो उससे उनका मान सम्मान भी घर में बढ़ता है, क्योंकि आजकल सब चीज़ अर्थ पर ही आधारित होता है और इस कारण बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ता है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के वोट बैंक की भी बात है। क्या ये वोट बैंक सरकार को 2022 में फायदा दिला पाएगा,
ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।